सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आयुष पांडे, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट फ्रॉम जीडीएमसी देहरादून। सो इस वीडियो में मैं आपसे कुछ टिप्स शेयर करूंगा कि कैसे आप जो मेमोराइजेशन की प्रोसेस होती है या फिर रटने जैसे फॉर एग्जांपल आप बायो पढ़ते हो या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हो या फिर जैसे एमबीबीएस में भी होता है, फर्स्ट ईयर में एनाटमी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है रटने के लिए। तो कैसे आप कुछ टिप्स है जिन्हें आप फॉलो कर सकते हैं जिससे जो आपकी मेमोराइजेशन की प्रोसेस है उसे आप ईजी बना सकते हो। ऑफकोर्स जो मेमोराइजेशन की चीज़ें उसे कम तो कर सकती है, जितना है उतना हमें पता तो होना ही चाहिए। तो इन्हें आप थोड़ा ईजी बना सकते हो और इससे जो इन चीज़ों इस ट्रिक से जो आप चीज़ें याद कर रहे हो वो ज़्यादा टाइम तक आपके माइंड में रिटेन रहेंगी। तो ये कुछ मेमोराइजेशन टिप्स हैं जो मैं भी फॉलो करता था, और इनफैक्ट आप किसी से भी पूछ लो, जो वो हर कोई इन ट्रिक्स को फॉलो करता ही है याद करने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली सब कुछ तो एकदम बाय डिफॉल्ट याद कर नहीं सकते। कि मतलब किसी ने बोला कि ये टॉपिक बता दो तो एकदम लिखने लग गए कि इसमें ये होता है, सारे फैक्ट्स एकदम 10 मिनट में लिख दिए। ऐसे याद करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, इसलिए आपको कुछ ये टिप्स फॉलो करनी ही पड़ती है। तो सबसे फर्स्ट टिप अपनी देखते हैं, ये होती है प्रैक्टिकल लर्निंग या रीजनल लर्निंग। अब हो सकता है साइंटिफिक लैंग्वेज में इसे कुछ और कहते हो, लेकिन मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ ये है क्या। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर में जो हमारा स्केलेटल सिस्टम का टॉपिक है वो आप पढ़ रहे हो, और आपको उसमें बोन्स के नाम याद करने होते हैं ऑब्वियसली, और ये भी याद करना होता है वो कौन से रीजन की बोन है। तो आप उसे रीजनल वे से याद कर सकते हो। जैसे आर्म, ह्यूमरस, थंब के साइड पे हमारी रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फैलेंजेस, क्लेविकल, स्टर्नम। आप इन्हें ऐसे याद कर सकते हो, या फिर फ्रंटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब, पेराइटल लोब, टेम्पोरल लोब। आप इन्हें ऐसे याद कर सकते हो, और इससे क्या होता है, दो आपके दोनों काम एक साथ हो जाते हैं। तो आपको बोन के नाम भी याद हो जाते हैं, बार बार बोल के याद करोगे, रीजन वाइज याद करोगे, और रीजन भी ऑब्वियसली याद हो जाएंगे। तो इससे आपके दोनों काम हो जाएंगे, और ये ज़्यादा टाइम तक याद भी रहेगा। क्योंकि ऐसा भी होता है हमारे साथ कि हमें कभी याद आता है कि अरे ह्यूमरस थी तो कहीं की थी, फिर अगर आपने अच्छे से याद करोगे आपकी मसल मेमोरी में होगा कि ह्यूमरस यहाँ की बोन होती है, आम की। तो ये पहली टेक्निक थी जिसे साइंटिफिक लैंग्वेज कुछ कुछ और कहते होंगे, लेकिन रीजनल लर्निंग भी कह सकते हैं क्योंकि आप रीजन वाइज याद कर रहे हो। उसके बाद सेकंड है विजुअल लर्निंग। विजुअल लर्निंग या फिर जिसे हम कहते हैं पिक्टोग्राफिक मेमोरी। पिक्टोग्राफिक मेमोरी बहुत हेल्पफुल होती है यूज़ में। फॉर एग्जांपल जैसे बायो के डायग्राम है, अब वो डायग्राम ऐसे तो है नहीं कि आप बस उसकी ये याद कर लिया कि फॉर एग्जांपल सेल में कंटेंट क्या होते हैं, और एग्जाम में डायग्राम बनाने को आया तो बस वो कंटेंट याद कर रहे हो और रैंडमली बना रहे हो डायग्राम। अगर आपको डायग्राम याद है तो फिर से आपके दो काम हो रहे हैं। एक तो मतलब अगर डायग्राम बनाने को आता है, फिर डायग्राम से कोई क्वेश्चन आता है तो आप पहचान जाओगे। दूसरा, आपको उसके कंटेंट भी ऑटोमेटिकली याद हो जाओगे जब आप लेबलिंग करोगे और उसके अंदर के जो ऑर्गेनलीज है उन्हें बनाओगे। विजुअल लर्निंग, और ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी बहुत काम आ सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे डीएनएफ ब्लॉक का चैप्टर है, अब उसमें अगर आप डेंसिटी का ग्रेडियंट देखोगे अलॉन्ग द पीरियड, तो वो बहुत ही मतलब इरेगुलर होता है। इसमें ऐसे नहीं होता कि बढ़ रही है और अचानक से घट गई फिर बढ़ने लग गई, ऐसे नहीं होता, इसमें बहुत वेरिएशन होती है। तो इसको आप ग्राफिकल वे से याद कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं कह नहीं रहा हूँ कि इसका ग्राफ ऐसा ही होता है, दिस इज जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि ग्राफ कुछ ऐसे आया। अब आपको पता चल रहा है कि इधर डेंसिटी बढ़ रही है, फिर इधर मैक्सिमम हुई, फिर गिरी, फिर इधर मिनिमम हुई, फिर ऊपर से आई, फिर मैक्सिमम हुई, फिर ऊपर दोबारा गिर गई। तो अब देखो, आपको इसमें अब ये तो आपको स्टार्टिंग में डीएनएफ ब्लॉक में बेसिक ही होता है। सबसे पहले आपको ये याद करना होता है कि उसमें एलिमेंट कौन से हैं अलॉन्ग द पीरियड। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपको ये पता होना चाहिए एलिमेंट कौन से हैं ऑर्डर वाइज। फिर आप देखोगे कि बढ़ रही है, फिर आपको बस देखो इतना याद रखना है कि जो सबसे मैक्सिमम पे था, पीक पे, उसका नाम क्या था, जो यहाँ पे था उसका क्या था, जो यहाँ पे था उसका क्या था। बाकी तो आप बना ही लोगे, ऑर्डर आपको वैसे पता ही होगा। तो ये एक तरीका होता हो सकता है, क्योंकि ग्राफ भी ऑब्वियसली विजुअल लर्निंग का ही पार्ट है। अगर आपको ग्राफ आपने ग्राफ देखा हुआ है, आपको याद आ जाएगा कि ग्राफ ऐसे था, और आप वो ऑर्डर वहीं पे निकाल लोगे आराम से। वरना अगर ऑर्डर याद करने जाओगे तो कहीं ना कहीं गलती हो ही जाती है। इसलिए विजुअल लर्निंग हमारा सेकंड वे है और बहुत ही इफेक्टिव है। थर्ड वे है हमारा निमोनिक्स का। क्योंकि देखो, अब जहाँ पे एग्जाम्पल्स आते हैं फॉर एग्जाम्पल, और अगर एक या दो एग्जाम्पल्स हैं तो वो तो आसानी से याद हो जाते हैं, लेकिन अगर बहुत सारे एग्जाम्पल है जैसे मॉर्फोलॉजी के चैप्टर्स में होते हैं, तो वहाँ पे निमोनिक्स काम आते हैं। या फिर अगर हम केमिस्ट्री में इसकी एप्लीकेशन देख लें, आप पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स याद कर रहे हो डाउन द ग्रुप, तो उसमें निमोनिक्स ही काम आते हैं। हेलिना की रब से फरियाद वगैरह वगैरह जो वो होते थे, तो वो निमोनिक्स आपको मतलब उस चीज़ को रिटेन करने में मदद करते हैं, और ज़्यादा टाइम तक वो याद रहती है। इनफैक्ट अगर आपको वो निमोनिक जैसे पीरियोडिक टेबल के ही थे, एक बार याद हो गए तो वो लाइफ टाइम ही याद रहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारी तरीका है राइट वाइल रीडिंग। देखो, आपने सुना ही होगा, बहुत लोग बोलते हैं कि राइटिंग समथिंग इज इक्विवेलेंट टू रीडिंग इट 7 टाइम्स। अगर आप किसी चीज़ को लिख के याद कर रहे हो तो वो मतलब उस चीज़ को रीड करने के 7 टाइम्स इक्विवेलेंट है। क्योंकि देखो, आ, आप आपको अपन जो भी आप मान लो एग्जाम्पल लिख रहे हो या फिर केमिस्ट्री की इक्वेशंस लिख रहे हो, प्रिपरेशन लिख रहे हो, आपको
ऐसा होना चाहिए कि एग्जाम में आपके पास इतना टाइम नहीं है सोचने का कि इसका आंसर क्या होगा, पूरा लिख लेता हूँ दोबारा। आपकी मसल मेमोरी में होना चाहिए वो, कि ये इक्वेशन ऐसे लिखी जाती है, बैलेंसिंग ऐसे होती है। और बैलेंसिंग का भी आप पे इतना टाइम होता नहीं है, आपको वो याद ही होना चाहिए कि इस कंपाउंड के आगे टू आता था, ऐसे थ्री आता था। वो तभी याद होगा जब आप उसे बार बार लिख लिख के याद करोगे। प्रिपरेशंस आपको तभी याद होंगी जब आप बार बार लिख लिख के याद करोगे। इसलिए जब भी कुछ भी पढ़ रहे हो तो उसे लिख के पढ़ा करो। बायो में भी जैसे मैकेनिज्म्स होते हैं या फिर डायग्राम्स होते हैं, जब भी उन्हें पढ़ रहे हो तो बना के याद करा करो। और इससे वही हो जाएगा, विजुअल लर्निंग। और बाकी लिख रहे हो तो वो याद भी हो जाएगा। अगर दो तीन बार डायग्राम बनाओगे तो हो ही नहीं सकता कि आप उसे चौथी बार गलत बना दो। इसलिए जब भी कुछ पढ़ रहे हो तो उसे लिख के पढ़ा करो। उसके बाद है ट्राई टीचिंग समवन। देखो क्या होता है ना, हमारे सर भी हमें बोलते थे कि जैसे अगर आपको कोई टॉपिक नहीं आता तो उसको सबसे अच्छा तरीका उसे याद करने का यही है कि किसी को वो टॉपिक पढ़ाना शुरू कर दो। मतलब बुक खोलो अपने सामने, उससे खुद पढ़ो और उसके बाद उसे बताना शुरू कर दो। तो अगर आपको वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं आती होगी ना, तो आप उसे लाइफ टाइम तक याद रखोगे। अगर आपने उसे एक बार पढ़ा दिया, वो चीज़ आपको लाइफ टाइम याद रहेगी। अब देखो, अगर कोई नहीं है पढ़ाने के लिए तो बस सामने सीधे तकिया रखो और उसे ही पढ़ाने लग जाओ। तकिया रखो या कुछ भी, छोटे भाई को पढ़ाओ, किसी को भी पढ़ाओ, लेकिन ऐसे। और ये बहुत इफेक्टिव है, इससे वो चीज़ आपको लाइफ टाइम तक याद रहेगी। और मेडिकल फील्ड में आओगे तो होता ही है, यहाँ तो पढ़ाई होती है ऐसे दूसरे को पढ़ा के। तो दूसरे को पढ़ा, और जैसे आपने टीचर्स को भी देखा ही होगा आपने। आपको क्या लगता है कि जब वो मतलब अपनी स्टडी खत्म करके आएंगे तो उन्हें सारे फैक्ट्स याद होंगे जैसे वो लिख देते हैं ब्लैक बोर्ड पे एकदम एक बारी में? नहीं, उन्हें भी ये एक्सपीरियंस से याद हुए हैं, पढ़ा के ही याद हुए हैं। इसीलिए ट्राई टीचिंग समवन बहुत इफेक्टिव स्ट्रेटेजी। फिर है ऑलवेज रिलेट वन टॉपिक टू अदर टॉपिक। जैसे बायो में ही होता है, अगर आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो रेस्पिरेशन का, तो जैसे आपने ग्लाइकोलिसिस पढ़ा, फिर आपने टीसीए साइकिल पढ़ा, तो उनको लिंक कौन कर रहा है? जो हमारी लिंक रिएक्शन होती है। इसलिए आपको हर टॉपिक रिलेट करना पड़ता है, वरना सारे टॉपिक अलग अलग से रटने बैठोगे, याद करने बैठोगे, तो एक टाइम आएगा जब भूल जाओगे। इसलिए अगर आपने उन्हें लिंक करके पढ़ा होगा, तो अगर आप मान लो पहले पुराना टॉपिक आपको याद है, अगला वाला आपको थोड़ा धुंधला याद है, तो वो भी आप लिख दोगे क्योंकि आपने उनको रिलेट करके पढ़ा है कि यहाँ से ये प्रोडक्ट साइटोसॉल से माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, फिर इसका ऑक्सीडेशन होता है वैसे। तो इसलिए हर टॉपिक को रिलेट करके पढ़ना चाहिए। उसके बाद है टेक स्मॉल ब्रेक्स इन बिटवीन। देखो फॉर एग्जांपल, जैसे हर एक घंटे में आप 5 मिनट का या 10 मिनट का ब्रेक ले सकते हो, क्योंकि अब ऑब्वियसली ज़्यादा लंबा बैठोगे तो फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, वैसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं याद करने को भी। तो इसीलिए 5 5 मिनट का ब्रेक बीच में लेना चाहिए, जिससे थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाए। कुछ भी कर लो, चाहे बाहर ठंडी हवा में घूमने चले जाओ या कोई गाना सुन लो, लेकिन स्मॉल ब्रेक बीच में लेते रहना, ताकि आपका माइंड जो है वो वापस रीसेट रीसेट हो जाए अगले स्लॉट के लिए। उसके बाद है जब भी आप कोई ऐसी चीज़ पढ़ रहे हो ना जिसमें मेमोराइजेशन की बहुत सारी चीज़ें, रटने की बहुत सारी चीज़ें, म्यूजिक को उस वक्त अवॉइड करो। क्योंकि क्या होता है, म्यूजिक भी सुन रहे हो, फिर वो चीज़ पढ़ भी रहे हो, उसे याद भी करना है, रिटेन भी करना है। और ऊपर से पता ही होगा आपको, 4 5 बार कोई म्यूजिक सुनते हो वो याद ही हो जाता है उसके लिरिक्स। वैसे ये फिर माइंड दो दो जगह चलेगा, एक जगह म्यूजिक चल रहा है फिर आप वहाँ भी देख रहे हो, फिर याद होगा ही नहीं अच्छे से। इसलिए जब भी कोई मेमोराइजेशन वाली चीज़ कर रहे हो तो म्यूजिक को अवॉइड करो। जैसे अगर आप एनालिटिकल चीज़ें कर रहे हो, फॉर एग्जांपल फिजिक्स के न्यूमेरिकल कर रहे हो या फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल कर रहे हो, तब आप म्यूजिक सुन सकते हो, क्योंकि तब आपको वहाँ कुछ मेमोराइजेशन का नहीं करना है। तब बस आपको वहाँ एप्लीकेशन करनी है, जो भी आपको फॉर्मूले याद हैं या जो भी आपने थ्योरी समझी है, तो वहाँ आप म्यूजिक सुन सकते हो। लेकिन जब आप कोई रटने वाली चीज़ कर रहे हो, फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायो, तो वहाँ पे म्यूजिक अवॉइड करो। उसके बाद अगली टेक्निक है रिकॉल व्हाट यू हैव लर्न। फॉर एग्जाम्पल, आप इनऑर्गेनिक की एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, या आपने एक पेज पढ़ा, अंडरलाइन भी कर लिया, फिर आपने अंडरलाइन चीज़ें भी देख लिया, फिर स्टिकी नोट बना के भी देख लिया। फिर अपनी आंखें बंद करके बस रिकॉल करो कि मैंने इस पेज में क्या क्या पढ़ा। फिर उसे वहाँ देख लो कि जो जो मैंने पढ़ा वो मैंने सब बोला, जो पॉइंट नहीं पढ़ा उसे दोबारा देख लो। फिर रिकॉल करोगे, ऑब्वियसली याद ही तो हो रहा है, रिवाइज ही तो हो रहा है जो पढ़ रहे हो। तो इसलिए जो भी आपने पढ़ा उसे रिकॉल करा करो। और फिर रात को भी, जब मतलब आपने सारे टॉपिक खत्म कर लिए, टू डू लिस्ट अपनी खत्म कर ली आज की, तो रात को आधा एक घंटा निकाल के बस देख लिया करो कि आज मैंने क्या पढ़ा। उसमें भी वो भी एक तरह का रिकॉल ही है, जिससे अगर आपने जो भी चीज़ पढ़ी आज उसमें से कुछ आप भूल गए, मतलब टेम्पररी मेमोरी से वो एस्केप हो गया, तो आ, वो आपको मतलब एक बार फिर से रिवाइज हो जाएगी। तो इसलिए जो भी आपने पढ़ा उसे रिकॉल करा करो। उसके बाद है स्टडी अर्ली मॉर्निंग। मतलब ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन होता है ना, जब आप फ्रेश माइंड से उठते हो सो के, पूरा माइंड रीसेट हुआ होता है, अब मतलब अगले दिन के लिए वो रेडी होता है, तो आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से याद होती हैं और ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक याद होती हैं और इफेक्टिव वे में याद होती है। मतलब स्टडी अर्ली मॉर्निंग, या फिर अर्ली मॉर्निंग ही नहीं, ये वो है जब आप अपने जो 7 to 8 आवर्स की स्लीप है उसको ख़त्म करके उठ रहे हो, जब तब आप पढ़ने बैठ रहे हो तब का है।
मतलब कुछ लोग होते हैं जो रात को सो के फिर सुबह जल्दी उठ के पढ़ते हैं, तो उनके लिए। जो लोग सुबह दोपहर में सोते हैं तो वो रात को उठेंगे, तो उनके लिए है, क्योंकि वो भी फ्रेश माइंड से ही उठ रहे हैं ऑब्वियसली। तो इसीलिए इसका मतलब, इस पॉइंट का सिंपल ये मतलब है कि आ, जैसे आप फ्रेशली उठते हो, तब आप वो चीज़ें पढ़ो जो आपको याद करने की है, मेमोराइजेशन की है, क्योंकि वो फिर चीज़ें फिर ज़्यादा जल्दी याद होती हैं, इफेक्टिव वे में याद होती हैं और लॉन्ग टाइम के लिए याद होती हैं। उसके बाद है हैव प्रॉपर स्लीप। क्योंकि देखो साइंटिफिकली भी ये बात मानी गई है कि जो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी है, उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में जब आप स्टोर करना होता है, तो स्लीप ही सबसे बड़ा, या फिर जो प्रॉपर रेस्ट है वही सबसे बड़ा टूल होता है उसे शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करने का। तो इसलिए हैव प्रॉपर स्लीप। और ऑब्वियसली अगर प्रॉपर स्लीप नहीं होगी तो अगले दिन उठोगे थके हुए रहोगे, आंखें भारी होंगी, नींद आ रही होगी पढ़ाई के बीच में भी, तो इफेक्टिव स्टडी हो ही नहीं पाएगी। फिर चाहे आप कोई मेमोराइजेशन वाला टॉपिक कर रहे हो, चाहे कोई एनालिटिकल फिजिक्स या न्यूमेरिकल ऐसा कुछ कर रहे हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि माइंड फ्रेश ही नहीं होगा। आंखें भारी हो रही होंगी, नींद आ रही होगी, बीच बीच में डिस्टर्बेंस हो रही होगी, कभी आंखें बंद हो गई, फिर अचानक से उठे कि आधा घंटा चला गया। तो इसलिए हैव प्रॉपर स्लीप, मिनिमम 7 to 8 आवर्स की स्लीप रखो ही अपनी। मतलब मिनिमम 7, मैक्सिमम 8, ऐसे 7 to 8 आवर्स की स्लीप अपनी रखो ही। और उसके बाद ये रिपीट द इन्फॉर्मेशन स्टडी। इसका सिंपल मतलब है रिवीजन करते रहो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने आज इनऑर्गेनिक का कोई चैप्टर पढ़ा, अब उसे अगले दिन आप दोबारा रिवाइज करोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आज उसे पढ़ने में आपको 3 घंटे लगे, अगले दिन आपको 2 घंटे लगेंगे उसे रिवाइज करने में। फिर उसके 2 या 3 दिन बाद उसे दोबारा रिवाइज करो, तब आपको हो सकता है 1.5 आवर्स ही लगे, तब ज़्यादा नहीं लगेंगे। और उसके 1 हफ्ते बाद उसे दोबारा रिवाइज करो, तब आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा या फिर 45 मिनट्स ही लगेंगे। और ऐसे करके 2 हफ्ते में आपका एक चैप्टर एकदम अच्छे से तैयार हो जाएगा। और एक ही नहीं, मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल आज एस ब्लॉक पढ़ा, फिर अगले दिन उसका 2 घंटे वाला रिवीजन होगा, तो उसके अगले दिन आप पी ब्लॉक पढ़ लो 11th का। फिर उसके अगले दिन रिवीजन होगा, तो और उसके अगले दिन एस ब्लॉक का रिवीजन होगा। मतलब अगर आप इसे कैलेंडर में नोट करोगे जो मैंने बताया, तो आपको पता चल जाएगा कि हर चैप्टर ऐसे आप मैनेज कर पाओगे। तो इसीलिए जो, और रिवीजन वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिना रिवीजन के आप पूरा सिलेबस ही खत्म कर लो, चाहे कितनी अच्छी कोचिंग से कर लो, कितनी अच्छी बुक से कर लो, कितने ही डिफिकल्ट लेवल के न्यूमेरिकल कर लो, वैसे डिफिकल्ट लेवल के करने नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैसे भी न्यूमेरिकल कर लो, अगर रिवीजन नहीं कर रहे हो, दे आर ऑफ नो यूज। आपकी वो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी जो आपने उस चैप्टर को पढ़ने में करी थी। इसलिए रिवीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मेरी तरफ से कुछ पॉइंट्स थे मेमोराइजेशन के लिए, कि कैसे आप अपनी मेमोराइजेशन को और इजी बना सकते हो, और लॉन्ग टर्म के लिए जो भी आप फैक्ट पढ़ रहे हो उसे लॉन्ग टर्म के लिए रिटेन रख सकते हो। और भी मैं ऐसी नीट रिलेटेड वीडियोस या फिर ऐसी स्टडी रिलेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। थैंक यू एवरीवन, स्टे ट्यून्ड।